नमस्कार, स्वागत है आपका इचीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको एक क्विक रिकैप देंगे कि आज किस तरह का एक्शन देखने को मिला बाजार में, कौन कौन सी अहम खबरें आई और इसी के साथ ही साथ दिन के दौरान मार्केट में किस तरह का एक्शन था, कौन कौन से स्टॉक्स में सेक्टर में तेजी थी। और हमारी काफी सारी मार्केट एक्सपर्ट से भी बात हुई, उनका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बाजार पर। और आज हमने देखा मार्केट में बढ़त गवाकर आज दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ, क्योंकि हमने देखा था कि शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी और बाद में निचले स्तरों से बाजार ने एक रिकवरी करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि पूरी बढ़त गवा चुका था। बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे क्लोज हुआ, वहां से बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिखाई दिया और इसी का असर पड़ा था निफ्टी में भी, जिसके चलते हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से वहां पर भी दबाव था और बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ, करीब 206 अंक नीचे। सेंसेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी हरे निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग सपाट थी। वहीं मिड कैप शेयरों में देखेंगे चुनिंदा तो वहां पर भी हल्की कमजोरी ही नजर आई। ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक शेयर ऐसा था जो कि मजबूती के साथ कारोबार था। तो 1:1 का मार्केट था और दोनों साइड के ट्रेड आज हमने देखे। एक रेंज में कारोबार कर रहा था, लेकिन दोनों साइड के ट्रेड आज हमने देखे बाजार में देखने को मिले हैं। अब क्विकली बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स के बारे में। तो आज का टॉप गेनर था टाटा मोटर्स और यहाँ वजह थी आज जिस तरीके के जो अपडेट्स आए जेएलआर की तरफ से, उसके चलते आज हमने देखा कि टाटा मोटर्स में शानदार तेजी थी। उसके बाद ओएनजीसी, ग्रासिम, अदानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि निफ्टी में शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं कमजोरी अगर देखें तो बजाज फाइनेंस में थी, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। अब बात करते हैं मिड कैप शेयरों की। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि एक्शन काफी ज्यादा था, क्योंकि क्वार्टरली अपडेट आ रहे थे तो उसका असर दिखा हमें रियल एस्टेट शेयरों पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज था आज का टॉप गेनर और हमने देखा कि करीब 9% की तेजी वहां पर देखने को मिली। प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी 6% की तेजी थी। तो आज रियल एस्टेट शेयरों का दिन था, जिसकी वजह से हमने देखा कि वहां पर अच्छी तेजी थी। रोजारी बायोटेक, कुछ केमिकल स्टॉक्स में भी आज हम शानदार तेजी देख रहे थे। केमप्लास्ट, सानमार, यहाँ पर भी करीब 7 से 18% की तेजी देखने को मिली है। वहीं कमजोरी की बात करें, कमजोर वाले शेयर्स, तो आज हमने देखा कि मदरसन सुमी, यहाँ पर वीकनेस थी। टाटा टेली, ब्राइटकॉम ग्रुप, शारदा क्रॉपकेम, रेडिको खैतान, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि 3 से 5% का दबाव आज देखने को मिला। तो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आज काफी ज्यादा था। ऑटो, एनर्जी, मेटल और आईटी शेयरों में एक तरफ हम देख रहे थे कि अच्छी खरीदारी थी, वहीं एफएमसीजी, सरकारी, बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में आज वीकनेस देखने को मिली। और आज का परफॉर्मर था रियल्टी शेयर, जहां पर कि दमदार बिजनेस अपडेट आ रहे थे, क्वार्टरली अपडेट आ रहे थे, Q4 के अपडेट आ रहे थे, उसके चलते भी आज काफी सारे स्टॉक्स में एक्शन बना रहा। तो ये था मार्केट का एक्शन। अब अर्निंग सीजन की भी शुरुआत इसी हफ्ते से हो जाएगी, तो मार्केट की नजर रहेगी नतीजे वाले शेयर पर और इस हफ्ते फोकस में रहेगा आईटी स्टॉक्स। और आईटी स्टॉक्स हमने देखा कि नतीजों के पहले आज वहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली। चलिए, ये तो था मार्केट का एक क्विक रिकैप, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है ये भी एक एक करके देख लेते हैं। और कोटक महिंद्रा एएनसी के पोर्टफोलियो मैनेजर अंशुल सहगल का कहना है कि बाजार में अभी भी अनिश्चितता बरकरार है। निवेशकों को एफएमसीजी, बैंकिंग, फाइनेंशियल और कैपिटल गुड्स शेयरों पर नजर रखने की जरूरत है। हमारी एक इंडियन फिलॉसफी में एक कैरेक्टर था त्रिशंकु, जो कि ना हवा में था ना धरती पे था, बीच में था। मार्केट की इस समय जो स्थिति है वो ऐसी ही है। अगर आप शॉर्ट पोजीशंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मार्केट में डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस इतनी बनी हुई हैं, कैश लेवल्स इतने हाई हैं इस समय। कुछ 6% का कैश डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लेकर बैठे हैं, जो कि काफी एक हाई लेवल माना जाता है, जिसकी वजह से डाउनसाइड सपोर्ट मार्केट को मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर आप दुनिया का बाजार देखें तो उसके अंदर काफी अनसर्टनिटी है। ग्लोबली आप देख रहे हैं बैंक्स एक के बाद एक अनसर्टन पोजीशन में। थोड़ा एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक के बाद थोड़ा अनसर्टनिटी। अभी क्रेडिट स्विस, डॉयचे बैंक, उन सब में भी
ये थोड़ा नर्वसनेस है। अगर ग्लोबली कोई क्रेडिट इवेंट नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ने बेस बना लिया है। और अगर ग्लोबली कुछ एक क्रेडिट इवेंट होता है जिस वजह से, जिसको आप कभी भी पहले से टाइम नहीं कर पाएंगे और जिस वजह से थोड़ी अनसर्टेनिटी वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में रहती है, तो थोड़ा बहुत और डाउनसाइड इस मार्केट में दिख सकती है। बिल्कुल, तो ये थे अंशु सहगल बाजार पर अपनी राय देते हुए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और इस हफ्ते से नतीजों का सीजन शुरू हो जाएगा। रिजल्ट सीजन में निफ्टी के ईपीएस और वैल्यूएशंस को लेकर क्या अनुमान है, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए अर्निंग सीजन में कैसे रह सकते हैं निफ्टी के ईपीएस? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला ईपीएस निफ्टी का फोर्थ क्वार्टर FY23 रहेगा। इंपॉर्टेंट आंकड़ा देखने को रिकॉर्ड लेवल्स में रह सकता है, 220 के आंकड़े के ऊपर रहेगा। और याद रखिए, मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने मिल सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रही है और उसके कारण जो है ईपीएस में बढ़ावा देखने मिल सकता है। अब ऑफकोर्स फोर्थ क्वार्टर में बात करें तो 3% का ईपीएस का ग्रोथ का अनुमान है और यही फर्स्ट क्वार्टर FY24 में देखें तो वहाँ पे 9% का ग्रोथ का अनुमान देखने मिल रहा है। लेकिन जो कौन से अहम स्टॉक्स है जो अगले 3 महीने में सबसे ज़्यादा ईपीएस में ग्रोथ दिखाएंगे, इसमें इंक्लूड करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, कोल इंडिया और एसबीआई, जहाँ पे 18% का ग्रोथ का अनुमान है। और इस लिस्ट में यूपीएल और ओएनजीसी भी शामिल हैं। अब बात करें अर्निंग्स ट्रेंड्स की तो ओवरऑल कहेंगे ऑफकोर्स जो थर्ड क्वार्टर था वहाँ पे अबव एस्टिमेट्स वाले नंबर्स आंकड़े कम आए थे। लेकिन आप याद रखिए जो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है वो 50% से ज़्यादा जो है निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे रहे थे। एंड ऑफकोर्स ओवरऑल मिले जुले नतीजे थे वो तो ऑलमोस्ट कम हो चुके थे। तो एक टाइप से कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट रहेगा ये अर्निंग्स को ट्रेंड को ट्रैक करना। लेकिन इसके अलावा जो है वैल्यूएशंस क्या हैं उस पर बात करेंगे। एंड ऑफकोर्स अगले 2 साल में जो है वैल्यूएशंस में थोड़ी सी करेक्शन की एक्सपेक्टेशंस है। 2 साल में लगभग 17 टाइम्स निफ्टी का जो है एस्टिमेट आ रहा है FY25 के लिए फॉरवर्ड बेसिस पे। लेकिन ईपीएस क्या रहा है वित्त साल 2023 में, जब शुरुआत हुआ तो लगभग 847 रुपये का था। उसके बाद जो है Q4 नंबर्स के बाद 847 हुआ और करंटली जो है 31 मार्च 2023 में 830 रुपये का आंकड़ा आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए बात करते हैं रियल एस्टेट स्टॉक्स की, और वहां पर आज हमने देखा कि काफी शानदार एक्शन देखने को मिल रहा था। क्या वजह थी इसकी, बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, अगर हम रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करें तो एक रिकॉर्ड ईयर रहा है उनके लिए FY23। और इनफैक्ट शुरुआत करते हैं हम मैक्रोटेक डेवलपर्स के साथ। तो प्री सेल्स FY23 में 11,500 करोड़ की गाइडेंस के पार चले गए हैं। इनफैक्ट कंपनी ने क्वार्टर 4 में थर्ड कंसेक्टिव क्वार्टर है जहां पर कंपनी ने प्री सेल्स करीब 3,000 करोड़ के ऊपर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की जो एनुअल बुकिंग है वो 22% आगे है उनकी फुल ईयर गाइडेंस से। और इनफैक्ट वो करीब 20,000 करोड़ की प्री सेल्स भी टारगेट कर रहे हैं FY26 तक। शोभा ने क्वार्टर 4 में हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट में एंट्री की और हम देख रहे हैं कि उनकी जो एवरेज प्राइस रियलाइजेशन है वो करीब 20% ईयर ऑन ईयर सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेरा रियल्टी के तरफ से हम देख रहे हैं अपडेट आया था और उनका कहना है कि वो अपनी लॉन्च पाइपलाइन को दुगना कर रहे हैं FY24 में और इनफैक्ट करीब 2,000 करोड़ के ग्रॉस सेल्स भी टारगेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें काफ़ी मजबूत ऑपरेशनल अपडेट आया है रियल्टी प्लेयर्स के साथ। मगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो उभर कर आ रहा है वो है कि डेवलपर्स ने वो सस्टेन किया है प्री सेल्स का पिछले 6 क्वार्टर में। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई है एविडेंस पार्क की तरफ से और उनका कहना है कि एग्रीगेट प्री सेल्स करीब 10,000 करोड़ से 12,300 करोड़ के बीच में रहे हैं और ये थे कंपनीज उनके जो कवरेज में है उसके लिए। अगर हम देखें सेम टाइम पर अगर हम देखें तो पिछले 6 महीनों में रियल्टी स्टॉक्स में काफ़ी भारी गिरावट आती हुई नजर आई है। हम देख रहे हैं कि शोभा, इंडिया बुल रियल एस्टेट जैसे स्टॉक्स में करीब 20% की गिरावट आई है और दूसरे काउंटर्स जैसे कि फिनिक्स मिल, मैक्रोटेक डेवलपर्स, प्रेस्टीज एसेट्स, यहाँ पर भी हम भारी गिरावट देख रहे हैं। और ये गिरावट के चलते वैल्यूएशंस 2 ईयर एवरेज के इन लाइन या तो उनके नीचे गिरते हुई नजर आ रही है। मगर आगे चलते हुए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए हम देख रहे हैं काफ़ी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी नजर आ रहे हैं। रेपो रेट अनचेंज रहा है पिछले मीटिंग में और ये होम बायर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। क्वार्टर 1 2023 एंड में हम देख रहे हैं कि हाउसिंग इन्वेंट्री 20 मंथ्स पर आ चुकी है 42 मंथ्स से, जो एनरॉक रिपोर्ट कर रही है। और इनफैक्ट ये लोएस्ट इन्वेंट्री ओवरहैंग है पिछले 5 साल में। लग्जरी होम सेल्स की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है और इसी के चलते उनके रेवेन्यू कलेक्शंस को फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है और बढ़ते रेंटल्स के चलते होम परचेज इंसेंटिवाइज हो रहे हैं। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और इसी के चलते रियल एस्टेट सेक्टर आउट फोकस में है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है टाटा मोटर्स के बारे में जानने का। टाटा मोटर्स में आज हमने देखा कि शानदार तेजी देखने को मिल रही थी। क्या है तेजी की वजह, बताने के लिए शरद दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स फोकस में रहेगा और शेयर की प्राइस के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा उछाल जो है पिछले 11 महीने में देखने मिली है। Q4 अपडेट में जो होलसेल नंबर्स ले लीजिए, रिटेल नंबर्स ले लीजिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24 से लेकर 30% का इजाफा देखने मिला है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी आएगी। जो सप्लाई चेन की जो इश्यूज आ रही थी चिप की, वो भी अब रिकवरी में देखने मिल रही है। ऑर्डर बुक लगभग 2 लाख यूनिट्स का है और एक अच्छी डिमांड जो है रेंज रोवर के प्रोडक्ट्स में देखने मिल रही है। इसके अलावा ऑफकोर्स जो इंपॉर्टेंट बात है वो है फ्री कैश फ्लो एक्सपेक्टेशन। वो लगभग 800 मिलियन पाउंड्स का जो है इस तिमाही के लिए रहेगा और पूरे साल के लिए 500 मिलियन पाउंड्स का रहेगा और ये पॉजिटिव नंबर्स रहने वाले हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स ग्लोबल होलसेल में भी जो है अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। लगभग 8% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला। लेकिन ब्रोकरेजेस ने भी जो है थम्स अप दिया है स्टॉक को। बोफा ने जो है मेंटेन बाई रखा है, लक्ष्य रखा है 475 रुपये प्रति शेयर का और उन्होंने कहा है जो वॉल्यूम है और जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन है वो एनालिस्ट एस्टिमेट्स को बीट की है। आगे जाते हुए जो डी लेवरेजिंग की पोटेंशियल जो है और बन सकती है, कर्ज और जो है कम हो सकती है और इसके अलावा जो बुकिंग रेट है वो भी अनुमान से बेहतर देखने मिल रहा है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने अपग्रेड कर दिया है स्टॉक को, अब जो है बाई पे कर दिया, पहले न्यूट्रल पे था। लक्ष्य जो है 550 रुपये प्रति शेयर का है। वैल्यूएशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 7.8 टाइम्स पी FY25 के अर्निंग्स पे है। लेकिन जो वॉल्यूम आउटलुक है उसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिले। अब याद रखिए JLR जो है लगभग 70% जो है कंट्रीब्यूट करता है टॉप लाइन में टाटा मोटर्स के लिए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग स्टॉक के रिएक्शन में भी देखने मिल रही है। और जो एबिडा के जो कामकाजी मुनाफे के जो मार्जिन्स का एक्सपेक्टेशन अगले 2 साल में उसको भी जो है गोल्डमैन सैक्स ने बढ़ाया गया है और उन्होंने आखिरी इंपॉर्टेंट बात ये भी कही है कि जो मार्जिन्स जो है JLR के एबिट मार्जिन्स उसको मार्केट जो है अभी अंडर एस्टिमेट कर रहा है और आगे जाते हुए एक पॉजिटिव ट्रिगर जो है दिख सकता है। तो ओवरऑल ब्रोकरेजेस का भी थम्स अप आया है और Q4 नंबर्स में भी स्ट्रेंथ देखने मिली है और मैनेजमेंट कमेंट्री भी स्ट्रांग आया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इस वजह से आज हमने देखा कि टाटा मोटर्स में शानदार तेजी देखने को मिल रही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरों का रुख करता है। सरकार 2024 के चुनाव से पहले 35 करोड़ मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ET नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार आयुष्मान भारत स्कीम का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश बताइए। देखिए, आगामी लोकसभा चुनावों से पहले सरकार आयुष्मान भारत स्कीम के दूसरे चरण को लॉन्च कर सकती है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से इस स्कीम के ऊपर जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जा चुकी है और सरकार का मकसद ये है कि आयुष्मान भारत पार्ट 2 के जरिए मिडिल इनकम ग्रुप को इसके दायरे में लाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले चरण के स्कीम में अगर आप देखें तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को शामिल किया गया था, लेकिन दूसरे चरण में मिडिल इनकम ग्रुप को शामिल करने की योजना तैयार की जा रही है। कई ऐसे विकल्प हैं जिस पर चर्चा चल रही है और एक विकल्प ये है कि इस स्कीम के तहत जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए ताकि वो मिडिल इनकम ग्रुप को ध्यान में रखते हुए स्पेशल हेल्थ कवर प्लान जो है उसको डिज़ाइन कर पाएँ। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर मिडिल इनकम ग्रुप को भी इस स्कीम का बेनिफिट मिलता है तो करीब 35 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे बेनिफिशरीज़ होंगे जिसको इस स्कीम का फ़ायदा होगा। और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आयुष्मान भारत पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर मिलाकर देखें तो 80% आबादी को इस स्कीम का बेनिफिट जो है वो मिलने लगेगा, जो कि लोकसभा चुनावों से पहले सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि अभी इस स्कीम पर चर्चा चल रही है। एक बार नीति आयोग जब प्रस्तावों को अंतिम रूप दे देगा हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन के बाद, फिर इसे वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा और उसके बाद इसके जो आर्थिक पहलू हैं उस पर वित्त मंत्रालय फैसला लेगी। जैसा कि आपको पता है कि वित्त वर्ष 2024 में आयुष्मान भारत स्कीम के लिए सरकार ने करीब 7200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर आयुष्मान भारत पार्ट 2 को लॉन्च किया जाता है तो इस रकम को बढ़ाकर करीब दोगुना कर दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।